ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक है सर आप बोला था मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। लास्ट क्लास में क्रेमर्स रूल का काफी सारा इलस्ट्रेशन अपन ने देखा था। एक ही इलस्ट्रेशन उस दिन स्किप कर दिया था, रीजन बीइंग कि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो आज इसको हैंडल करते हैं और इसके बाद आगे भी और फर्दर क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पर ध्यान से समझने का ट्राई करना, कोई डाउट हो तो पूछना। सबसे पहले ये जज कर कि ये कितने वेरिएबल का सिस्टम है। 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल का सिस्टम है, वेरी गुड। 3 वेरिएबल के सिस्टम में बेटा कितना डिटर्मिनेंट मेरे को बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? 4। चार 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 चार। बढ़िया। पहला आई थिंक डेल्टा होगा। नंबर्स थोड़ा भर के बताओ, डेल्टा में क्या क्या आना चाहिए? 115 5, वेरी गुड। फिर -133 3 3, नेक्स्ट 3 -33 -3 3। ओके, एक्सपैंड करो इसको R1 से, क्या होगा? 1 इंटू रो कॉलम 9 + 9 आई थिंक, क्या बोलते हो? हाँ सर 18। फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तोड़ के बताओ। कॉलम -12 3 +15 -12 तो कैसे होगा बेटा? 18 मैं माइनस कर दिया मैंने सर। हाँ, तो ये हो जाएगा वापस से +18 और -3 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया, ये हो जाएगा 3 सर -3 +3 -15 तो -12 हो जाएगा। ठीक बोल रहा हूँ क्या सर? ये स्टूडेंट्स? +3 होगा ना? अच्छा हाँ, 3 प्लस होगा। ओके ओके यस, ये +3 होगा, अंदर -12 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर ठीक है। ओके, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा ये बताओ? 36 36 और माइनस कितना है? 36। 36 अल्टीमेटली 36 - 36 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। 0। अभी यहाँ से कुछ कमेंट कर पाएंगे, कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे? नहीं। नेक्स्ट मेरे को क्या फाइंड करना चाहिए? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? x की जगह d का वैल्यू 6 एक्स -4 के कोफिशिएंट की जगह 6 -4 और 10 बिठा के। तो ठीक है बेटा, निकाल लेते हैं इसको भी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले कॉलम को मिटा के क्या भरना है बताओ? 6 -4 और -4 और 10। ठीक, तोड़ के बताओ। 6 × 18 इंटू 18, सही बताया। +1 इंटू, ये भी 18 ही होगा शायद। हाँ सर गलत बोल रहा हूँ, 18 ही होगा। 18 ही होगा। और -3 इंटू, +3 सर अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं बार बार, अंदर करेक्ट, -42 होगा। -42 अंदर -42 होगा। ओके, सिंप्लीफाई करोगी तो पहले वाले से आई थिंक 108, दूसरे वाले से ओनली 18 और तीसरे वाले से -126। सही बोल रहे शायद। सिंप्लीफाई करने पे ये भी आया 0। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट बेटा अपने को चाहिए डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के लिए डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। वाई का कोफिशिएंट विल बी रिप्लेस्ड बाय 6 -4 एंड 10। तो ठीक है, ये आ गया। सेकेंड कॉलम मस्ट बी चेंज्ड, इसको हटा देते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? 6 -4 और 10। चलो तोड़ के बताओ आप लोग, बोलो क्या लिखें? 1 × 18। 1 इंटू 18। ओके, फिर नेक्स्ट -6 इंटू क्या? 18 ही होगा शायद ये भी, बोलो। फिर नेक्स्ट +3 इंटू, अंदर 30 होगा शायद। 30। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा? 18 -108, 0 ही है सर। अल्टीमेटली तो 0 ही है, +90, ये भी आ गया 0। और लास्टली मेरे को देखना है डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा जेड। वाई तो देख लिया, तो डेल्टा जेड में क्या होगा कि जेड का कोफिशिएंट अपने को चेंज करना होगा। तो आओ कर दें।
उसको मिटा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 -4 और 10। ओके, तोड़ के बताओ क्या होगा। 1 इंटू पहला वाला क्या 42 शायद। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। 42। हाँ सर। नेक्स्ट वाला 1 इंटू करो, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, बताओ। आई थिंक 30। 30 हाँ। और लास्ट वाला बेटा +6 टाइम्स ऑफ -2। -12। -12। हाँ, तो अभी इसमें भी वही 72 - 72 आया तो अल्टीमेटली 0। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, सिंस डेल्टा भी 0 हो गया और साथ में डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z इक्वल टू 0, ये तीनों भी 0 हो गए, सब 0 हो गए। तो देयरफॉर द सिस्टम, अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर नोट आप लोग को अच्छे से याद है तो यहाँ पर हम क्या क्लेम करें कि सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन या मे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, मे हैव नो सोल्यूशन। No May. May solution. have. May May have have. infinite solution. Okay, so therefore the system may have infinite solution, infinite solution और नो सोल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग को अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इक्वेशंस को थोड़ा देख लो, जब इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा। x - y + 3z = 6, x - y + 3z = 6, ये एक इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन है x + 3y + 3z, सॉरी x + 3y - 3z = -4, x + 3y - 3z = -4। और लास्ट इक्वेशन है हम लोग का 5x + 3y + 3z = 10। तो 5x + 3y + 3z = 10। These are the three equations। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि अगर कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर्च करना हो तो बेसिकली मेथड क्या होता है। क्या आप लोग को याद है वो चीज, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। तो तरीका मेरे ख्याल में ये था कि इन तीन वेरिएबल में से किसी एक को हम लोग के मान लेते हैं, यही तरीका था ना, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो करते हैं अभी। किसी एक को के मानेंगे, जनरली किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, बट स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में आप देखो कि z को ही मान के स्टार्ट किया हुआ रहता है। हालांकि आप x को मान के भी करोगे तो भी आंसर आएगा, y को मान के करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पर एक बार बिगिन करता हूँ। लेट हम बोल देते हैं कि z = k, और मान लो कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी 1 से क्या मिलेगा मेरे को, 1 विल इम्प्लीकेट कि x - y = हो गया 6 - 3k, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 2 से मेरे को मिलेगा x + 3y = से -4 + 3k, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और 3 से मेरे को मिलेगा, ध्यान देना, 5x + 3y = 10 - 3z, से इक्वेशन नंबर 6। क्या यहाँ तक Three K। ठीक है, जेड ने लिखना है, के लिखना है। ओके, क्या यहाँ तक सब चीज क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके, अब आइडिया क्या है, देखो कि ये जो था दिस वाज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लेकिन अब जब आपने के जेड को के मान लिया तो हियर वी हैव 3 इक्वेशन। ठीक है ना, ये तीन मतलब कि 4, 5 और 6 मिला के वी हैव 3 इक्वेशन, बट द वेरिएबल इज एक्चुअली 2, क्योंकि अब मेरे लिए सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल है। अब जेड को तो मैंने के मान लिया, ठीक है ना, वेरिएबल मेरे पास में सिर्फ कितना है, 2। तो आइडिया क्या है यहाँ से कि आप ना इन तीनों में से 4, 5 और 6 में से किसी भी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर,
और सॉल्व करने के बाद में उन दोनों इक्वेशन से आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, और जो वैल्यू एक्स और वाई का आएगा उसको थर्ड बचे हुए इक्वेशन में डाल के देखो कि क्या वो वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी आंसर आया है दैट इज करेक्ट, नो इश्यूज। एंड इट मीन्स कि एक्स, वाई और जेड इन तीनों का वैल्यू जो के टर्म्स में होगा, इट विल रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप दो इक्वेशन के हेल्प से एक्स और वाई सॉल्व करते हैं, इन टर्म्स ऑफ के निकालते हैं, और फिर आप लास्ट में एक्स, वाई और जेड इन तीनों का वैल्यू जब आप तीसरे इक्वेशन में डालेंगे तो आपके LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा। अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर। Clear. क्लियर, ठीक है। मैं एक बार फिर भी अपने मन के शांति हेतु मैं इस सारे बातों को मैं फिर से कहना चाहूंगा, और जिस किसी भी स्टूडेंट को नहीं क्लियर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर सब लोग एकदम एनर्जी के साथ में एक बार में बताना कि समझ आया नहीं समझ आया। आई एम रिपीटिंग द होल थिंग, ओके। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने एक वेरिएबल को के मान लिया, या आप किसी को भी मान सकते हो, एक्स को भी मान सकते हो, वाई को भी मान सकते हो, जेड को भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली बुक्स वगैरह में जेड को लिया हुआ है, ठीक है। एक को के मानने के बाद अब आपके पास जो नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट हुआ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन द्वारा, उसके अंदर में यू कैन सी कि यू हैव 3 इक्वेशन एंड ओनली 2 वेरिएबल, because now only x and y are variable since we have taken z equal to k. So only x and y are variable, z is not a variable now, okay. The idea is कि इस 3 में से किसी भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करो, 2 को सॉल्व करके यहां से आप निकालो x का वैल्यू और y का वैल्यू। ऑब्वियसली इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ k, डायरेक्ट नहीं आएगा, इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है। और जो भी x और y का वैल्यू आपके k के टर्म्स में आता है along with z equal to k, इन तीनों चीज को आप अपने तीसरे इक्वेशन में पुट करो, और पुट करके देखो कि इज LHS equal to RHS or not. If LHS is equal to RHS, then the value of x in terms of k, y in terms of k, and z equal to k, these 3 together will represent the infinite solution of the given system. अगर तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो, और यदि तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तीसरे इक्वेशन में, देन वी कैन से कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इज द आइडिया वेरी वेरी क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल राइट। तब बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि 4 और 5 की मदद से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, और 6 में हम लोग पुट करके देखें। तो 4 और 5 की मदद से अगर मैं वापस से सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल वाला सोच के क्रेमर्स रूल ही अप्लाई करना चाहूं, तो कैन यू टेल मी कि मुझे क्या क्या डिटर्मिनेंट फॉर्मुलेट करना चाहिए फॉर सॉल्विंग 4 एंड 5? इन दोनों को सॉल्व करने का हम कोशिश कर रहे हैं, बताओ जरा क्या क्या करना चाहिए मेरे को। Delta, delta x and delta y. करेक्ट, क्योंकि अब 2 ही वेरिएबल है, तो डेल्टा डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। 1 1 1 माइनस 1, minus 1 3. 3. करेक्ट। तोड़ के बताओ क्या आएगा। 3 + 1 Plus which is 1, equal to 4. 4, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, तो पक्का 4 और 5 का मिला के यूनिक सोल्यूशन होगा, ये इस बात को सिग्निफाई करता है। हालांकि वो चीज यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, हम बस आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया नहीं समझ में आया, बताओ एक बार। आया। डेल्टा एक्स, थोड़ा ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के, गलती नहीं करना है, बताओ क्या होगा। 6 minus 3. 6 - 3 के, और बोलो -4 Minus 4 plus 3 + 3 के, करेक्ट। और बताओ minus -1 3. 3। इज एवरीबडी कंफर्टेबल, यस और नो? हाँ सर। ओके बेटा, तोड़ के भी बता दो फिर क्या हो जाएगा, बताओ। 3 टाइम्स ऑफ 6 - 3 के, और -1 टाइम्स ऑफ -4 + 3 के, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू 18 - 9 के, माइनस माइनस +1 1 इंटू, मैं खोल ही देता हूँ ब्रैकेट, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए,
ये समझ में आ रहा है आप लोग को? खोलने पे इट विल बी, मतलब ये दोनों मिला के तो 1 हो जाएगा, तो इसका कोई काम ही नहीं है, ब्रैकेट हटेगा, इट विल बी -4 + 3k। इज दिस ओके? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके बेटा, फिर क्या आएगा बताओ? ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 18 - 4 14 - 6k 14 और 14 माइनस, -6 यस, ये आया हमारा डेल्टा एक्स। ओके, और डेल्टा वाई भी कुछ इसी प्रकार से आएगा। डेल्टा वाई के टाइम पे देखना ध्यान से, जो सेकंड कॉलम होगा दैट वुड बी आई थिंक 6 - 3k, और यहाँ पर -4 + 3k, और जो फर्स्ट कॉलम होगा वो x का कोफिशिएंट्स होगा, दैट विल बी 1 and 1। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आओ बेटा इसको ब्रेक करके बताओ क्या होगा। -4 -4 + -4 + 3k -4 + 3k, ओके, और -6 + 3k -3k 6 - 3k, मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, -4 + 3k -6 + 3k। क्या सभी विद्यार्थी कंफर्टेबल हैं? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा अब क्या आ जाएगा बताओ थोड़ा सा? आई थिंक -10 + 9 -10 6k -10 कह सकते हैं, या वही -10 + 6k। ओके, नॉट ओके? ओके सर। बोलो ओके। ओके सर। ऑलराइट, तो x इक्वल टू बेटा अब क्या आएगा यहाँ से? डेल्टा x/डेल्टा, एंड y इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा y/डेल्टा। आया फील? नहीं आया फील? आगे, ओके। डेल्टा x एज वी कैन सी ये है 14 - 6, ठीक है, और डेल्टा हम लोग के आया था ऊपर 4 आया था शायद, /4, और डेल्टा y मेरे आया है 6k -10, ठीक है, और नीचे रहेगा इसके भी 4। ओके, और z अपन ने क्या ले रखा था? z अपन ने ले रखा था k। अब अपन इन तीनों को बिठाएंगे कहाँ पर? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा? ये 6 वाला, ठीक है ना? तभी देखो, कॉपी, सिक्स एम्प्लाइज दिस, ठीक है, ये 6th इक्वेशन से आया। अभी हम इसके LHS पे फोकस करेंगे। तो LHS में मेरे पास है 5x + 3y, ठीक है, और z तो इसमें बचा ही नहीं कुछ। अभी x और y का वैल्यू डालो इसमें, क्या है? 5 टाइम्स ऑफ 14 माइनस, ये x है हम लोग का और ये y है हम लोग का, 14 - 6k / 4, और वहां पे है +3 टाइम्स ऑफ 6k -10 / 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, 5 × 14 कितना हो जाएगा? 70 है, 70। और 5 × 6 30 30, और प्लस यहाँ पर 18 और -30, ठीक है, /4। तो बताओ जरा 70 - 30 कितना हो जाएगा? 40, और -30 के + 18 के कितना? -12 के /40। 4 को जब स्प्लिट करोगे बेटा तो 40 की जगह पर 10 और 12 की जगह पर 3 के, तो 10 - 3 के आ जाएगा। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब चेक करो इसका RHS क्या है? 10 - 3 के। तो क्या ये सेटिस्फाई किया इसको कि नहीं किया? किया। यस। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि द सिस्टम विल हैव, पहले तो ये क्लियर हो Infinite गया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। सॉल्यूशन। यस, द सिस्टम will have infinite solution। समझ आया है नहीं समझ आया बताओ एक बार? आ गया। आ गया और सर। बेटा वो सॉल्यूशंस क्या होगा? यही तीनों वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एंड द solution will be ये वाला,
ठीक है, इसमें z को उधर कर देते हैं, y को इधर कर देते हैं। अभी ये हो गया आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन एक तरीके से। इसमें आप k चेंज करते रहो, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक चीज और ऐड भी कर सकते हो कि वेयर k बिलोंग्स टू r, कि k जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप k चेंज करते रहो, आपको इनफाइनाइट अलग अलग सोल्यूशन का पेयर मिलता रहेगा। क्या ये पूरा का पूरा अप्रोच, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, क्या ये 100% क्लियर है सारा चीज? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, ऑलराइट। तो एग्जाम का तो नहीं पता कि इस टाइप का कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बाकी ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होता है, तो अपन ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्रेमर्स रूल का ऑलमोस्ट सारा एप्लीकेशन खत्म, ठीक है। अपन ने 2 वेरिएबल के सिस्टम का भी सारा पोस्टमार्टम कर लिया, 3 वेरिएबल के सिस्टम का भी सारा पोस्टमार्टम कर लिया। अब कुछ इक्का दुक्का ऐसे सवाल वगैरह है, जैसे ये एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 के बाद में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम लोग नोटिस करने का ट्राई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 8 को पहले एक बार आप लोग पढ़ो और अपनी तरफ से 1-2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद इसको अपन डिस्कस करते हैं। किसी की कुछ सोल्यूशन आए तो बताना मेरे को। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इसको डिस्कस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा है, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन चांसेस है कि एग्जाम में बिल्कुल आप लोग के आएगा, ठीक है। देखना ध्यान से सोल्यूशन। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करो कि ये कितने वेरिएबल का है, तो आंसर इसके 3 वेरिएबल का है, तो ऑब्वियसली 4 डिटरमिनेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। एक बार पहले वो चारों डिटरमिनेंट बनाते हैं और उसके बाद फर्दर बात करेंगे। सबसे पहले डेल्टा। क्या आप लोग डेल्टा के लिए एंट्रीज बता सकते हो? जल्दी से ट्राई करो, बोलो क्या होना चाहिए एंट्री। फर्स्ट कॉलम विल बी 1 1 1, नेक्स्ट कॉलम 1 2 2, नेक्स्ट कॉलम 1 3 लैम्डा। ओके, इसको जब बेटा ब्रेक करेंगे जब क्या आएगा, जल्दी से तोड़ के बताओ। 2 lambda वन minus 6 2 लैम्डा माइनस 6, करेक्ट। और minus माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 -1 और प्लस 1 2 2 माइनस 2 0. 0। ओके, सिंप्लीफाई करने पे ट्वाइस लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3 विच इज लैम्डा माइनस, ठीक है। ये डेल्टा का वैल्यू है। फिर नेक्स्ट हम डेल्टा एक्स वगैरह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, ध्यान देना ये डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर। बोलो। ये अगर डेल्टा 0 होता तो हम लोग यूनिक सोल्यूशन नहीं बोल पाता, तो अगर अनइक्वल दिखाना है तो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते क्या कि मतलब ये एक्चुअली में 3 पार्ट है, मैं तीनों पार्ट को एक साथ ही मतलब कि लास्ट में टैकल करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं एक बार पहले चारों डिटरमिनेंट निकाल दूं, ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, लैम्डा एक्स के लिए आई थिंक कि पहला कॉलम चेंज करना होगा बाय 6 10 एंड म्यू। फर्स्ट कॉलम विल नाउ चेंज एंड इट विल बिकम 6 10 म्यू। बताओ मेरे को इसको तोड़ के क्या आएगा? 6 टाइम्स ऑफ व्हाट? 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 टाइम्स ऑफ आई थिंक 10 लैम्डा माइनस 3 म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और प्लस 1 इंटू आई थिंक 20 माइनस 2 म्यू, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। ये क्या हो जाएगा? 12 लैम्डा माइनस 36 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 20 माइनस 2 म्यू, ठीक है क्या यहाँ तक? बताओ एक बार स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 12 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा, फिर प्लस 3 म्यू माइनस 2 म्यू कितना हो जाएगा? प्लस म्यू, फिर यहाँ पर माइनस 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा? -16 माइनस। -16 क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस और नो? yes sir Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा लैम्डा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स। फिर डेल्टा वाई अगर मेरे को चाहिए तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि डिटरमिनेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। सेकंड कॉलम हैज टू बी चेंज्ड, ठीक है। उसके जगह पर क्या आएगा? 6 10 और म्यू, तो 6 10 म्यू देख सकते हो आप लोग।
6 10 और म्यू। चलो इसको तोड़ के बताओ। 1 into 10 lambda minus 3 mu minus 6 into lambda minus 3 और plus 1 into mu minus 10. This is equal to 10 lambda minus 3 mu, फिर minus 6 lambda plus 18 plus mu minus 10। देखो तो ठीक है क्या? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ सर। सिंप्लीफाई करो बेटा, बताओ क्या आएगा। 10 lambda minus 6 lambda 4 lambda lambda minus -2 mu mu -16 और -16 तो नहीं बेटा, +8 शायद, plus सॉरी 8 8 हाँ प्लस +8 ठीक है। सॉरी और लास्टली हम फाइंड करते हैं डेल्टा z, ठीक है। तो डेल्टा z के लिए अगेन वही डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर, ये हो गया। थर्ड कॉलम हैज टू बी चेंज्ड। थर्ड कॉलम में लिखेंगे 6 10 और म्यू। चलो तोड़ के बताओ जल्दी से क्या आएगा। 1 into 2 mu minus 20 minus 1 into I think mu minus 10 10 और plus 6 into I think 0। ठीक है, ठीक है, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2 mu -20 minus 20 plus plus mu plus 10। सिंप्लीफाई करने पे इट minus 10 विल बी mu minus 10। -10 ओके, अब मैं सारी चीजों को एक बार लिखता हूँ क्या क्या आया है मेरी। डेल्टा आया था लैम्डा माइनस 3 शायद, देखते जाना। हाँ, डेल्टा वाज लैम्डा माइनस 3, delta x was 2 lambda plus mu minus 16, delta y was 4 lambda minus 2 mu plus 8 and delta z was mu minus 10। तो lambda इक्वल टू, मतलब डेल्टा इक्वल टू लैम्डा माइनस 3, डेल्टा x इक्वल टू 2 lambda plus mu minus 16, डेल्टा y is equal to 4 lambda minus 2 mu plus 8 and delta z is equal to I think mu minus 10। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अब मेरे को 3 कंडीशन सॉल्व करना है। पहला कंडीशन सॉल्व करना है कि भाई इसके यूनिक सोल्यूशन कब होगा, दूसरा नो सोल्यूशन कब होगा और तीसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझने का ट्राई करना। पहला अलग है तो कंफर्म आंसर यही कह सकते हैं कि इसके लिए कंडीशन इसके डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए तो कहानी खत्म, कोई लोड नहीं है। ठीक है, हाँ तो सर इस सिचुएशन में क्या मिल जाएगा मेरे को, लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, जहां से मेरे को पता चला कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। देयरफॉर लैम्डा बिलोंग्स टू r -3, ऐसा कह सकते हैं शायद। कहने का मतलब ये हुआ कि लैम्डा 3 नहीं हो सकता, 3 को छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है। वो रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, इसीलिए रियल नंबर्स -3 ऐसा बोल सकते हैं। आइडिया क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर। ऑलराइट, फिर जो दूसरा वाला है बेटा नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन का स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या था बताओ। डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 0 एंड डेल्टा x में से कोई एक ना हो। कोई एक 0 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डेल्टा इक्वल टू 0 तो अपन क्लियरली कह ही सकते हैं कि डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। वी आर टॉकिंग अबाउट नो सोल्यूशन। ओके, सो लैम्डा का वैल्यू जो है वो सिचुएशन में 3 हो जाएगा। और बाकी क्या है कि ये 3 में से कोई भी एक को नॉन जीरो कर दो तो अपना काम हो जाएगा। अब क्या है कि इन दोनों में दो वेरिएबल फंसा हुआ है, तो हाँ। इसको नॉन जीरो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, Z को लेकिन कर- इसको तो नॉन जीरो कर ही सकते हैं। हाँ क्या तो अपन कह सकते हैं कि भाई ठीक है, यदि आपको नो सोल्यूशन चाहिए तो डेल्टा को आप 0 पकड़ लीजिए और डेल्टा z को आप नॉन जीरो पकड़ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि लैम्डा 3 आ गया, डेल्टा z को नॉन जीरो पकड़ने पे म्यू -10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। म्यू 10 नहीं होना चाहिए। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया। ये आ नो गया। सोल्यूशन के लिए हो गया। अच्छा, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए वैसे क्या है कि कहानी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है।
कंट्रोवर्शियल कैसे? क्योंकि अगर तीन हम में डेल्टा को 0 पकड़े और तीनों को 0 पकड़े तो वहां पे ना इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आ सकता है और नो सोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, आपको याद होगा कंडीशन जो लिखाया हुआ था। लेकिन फिर भी अगर कभी चला के इस तरीके से आपको मतलब पूछा जाए कि बताओ इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, तो हम इन जनरल यही मान के चलेंगे थर्ड नंबर पे कि डेल्टा को भी 0 एंड बाकी तीन को भी 0, डेल्टा एक्स को भी 0, डेल्टा वाई को भी 0 और डेल्टा जेड को भी 0, ऐसा मान के चलेंगे। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? और स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? कंडीशन क्या हो सकता था? हाँ। मतलब नहीं अगर इसमें स्टेट मतलब क्या है कि ये कंडीशन इंपोज करने के बाद में पॉसिबिलिटी दोनों है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का भी पॉसिबिलिटी है और हाँ, नो सोल्यूशन का भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, हाँ, लेकिन इनफाइनाइट के लिए ऐसा 3 वेरिएबल में क्या है कि कोई कंफर्म सिचुएशन है नहीं हमारे पास, तो इनफाइनाइट अगर बोलेगा तो हम तो यही लगाएंगे। आया समझ नहीं आया? अब क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट बोला हुआ है, ठीक है, ठीक, मतलब ये वाला कंफर्म कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन का, ये वाला जो है कंफर्म कंडीशन है नो सोल्यूशन का, और ये जो कंडीशन है इसमें कभी कभी नो सोल्यूशन भी आता है और कभी कभी इनफाइनाइट भी आता है। तो क्वेश्चन अगर चला के इनफाइनाइट बोल ही रहा है तो पक्का मतलब फिर यही मान के चलेंगे, कुछ और हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। बोलो आइडिया क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। बाकी लोग बताओ बेटा क्या कहते हो? क्लियर है। क्लियर ना? क्लियर। ओके, तो डेल्टा इक्वल टू 0, वहां से तो अपने को वही मिल जाएगा, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं 3। यहाँ पर इन तीनों को 0 करोगे तो फिर से क्या कि सबसे सस्ता कौन सा होगा इसमें? डेल्टा थर्ड जेड ही जेड। होगा। जेड डेल्टा जेड। इससे वही म्यू माइनस कितना था, वो 10 था, 10 तो म्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो अपन कह देंगे कि म्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, आया समझ नहीं आया समझ? आगे तो फर्स्ट वाले के लिए लैम्डा कैन बी एनीथिंग अदर देन 3। ठीक है, और यहाँ पर वैसे मैं लिख देता हूँ कि जो म्यू है, म्यू पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, समझ रहे हो? तो म्यू को आप कुछ भी ले सकते हो, म्यू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि म्यू पे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा। लैम्डा के वैल्यू में तो म्यू है ही नहीं ना, तो म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये लॉजिकली कह रहे हैं हम लोग। सेकेंड वाले में लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। थर्ड वाले में लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 10। बोलो क्या ये ओवरऑल पूरा का पूरा लॉजिक क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है सर। तो इसके बाद में बेटा अपन चलते हैं एक और नए टाइप के क्वेश्चन पे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि आपको एक फिजिकल सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, आपको वहां से इक्वेशन भी खुद ही बनाना है, उसको फर्दर सॉल्व भी खुद ही करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं पूरा सॉल्व अभी नहीं कराऊंगा आप लोग को, मैं सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करवा के छोड़ दूंगा। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आप लोग के पास में 2 मिनट है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद से ट्राई करो और फिर मैं डिस्कस करता हूँ, और अपना ट्रायल हो जाए तो एक बार मेरे को बता देना, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस एक बार। तो सबसे पहले तो बताओ कि क्वेश्चन पढ़ के क्या फील हो रहा है, कितना वेरिएबल होना चाहिए? 3। 3 वेरिएबल होना चाहिए। तो हम पहले स्टेटमेंट में यही बोल देते हैं सोल्यूशन कि लेट द वेरिएबल्स बी व्हाट? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ओके ऑलराइट, एक सेकंड। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि लेट द वेरिएबल्स बी x, y एंड z। अब जो जो कंडीशंस दिया हुआ उनको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6, मीनिंग x plus y plus z is equal to 6. Is that okay? Yes or no? ओके। आगे if we multiply the third number by 2, यानी कि z को 2 से मल्टीप्लाई करना है, and add the first number to the result, we get 7, यानी कि x अगर ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, यानी कि x plus 2z is equal to 7. Is that clear or not clear? क्लियर। Clear. Okay. Next क्या कहता है देखो, by adding second and third number to 3 times the first number, यानी कि 3 into x plus y plus z, we get 12. तो थर्ड इक्वेशन अपना हो जाएगा 3x plus y plus z plus z and this is equal to कितना आएगा 12. क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। अब बस यूज डिटरमिनेंट्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो अब क्या है कि आप क्रेमर्स रूल आराम से लगाओ और लगा के इसको सॉल्व करो। ये पूरा क्लियर है 100%? 0 होगा ना? क्या कह रहे हो? सेकंड वाला मतलब A22 जो एलिमेंट होगा
हाँ वो zero उसको होगा। जीरो मान लेंगे। यस यस, इसको आप चाहो तो मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। वी विल थिंक इट लाइक दिस, x ये प्लस zero। 0 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z इक्वल टू 7। फॉर सॉल्विंग a22 विल बी टेकन एज 0। यस हाँ। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, तो मैं आंसर एक बार लिख देता हूँ कि क्या आएगा, आप लोग घर पे इसको करिएगा, आ जाना चाहिए। 3,1,2। काफी सारा क्वेश्चन अपन ने कर लिया, तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप लोग खुद से कर लीजिएगा। कर पाएंगे? बताइए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको ट्राई कीजिएगा बेटा। 9 के बाद में आते हैं अपन 10 में। लो इसको पढ़ो, बेटा इसको एक बार सोचो और ट्राई करना हो जाए तो मेरे को बताना, मैं डिस्कस कर दूंगा इसको। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेट मी एज्यूम, मतलब पहला क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ स्टील, S1, S2 and S3 for producing 3 types of cars. Okay, C1, C2 and C3. Steel requirements in tons for each type of cars are given below. मतलब ये कुछ एक दिया हुआ है कि कार 1 बनाने के लिए स्टील 1 चाहिए 2 यूनिट, स्टील 2 चाहिए 1 यूनिट और स्टील 3 चाहिए 3 यूनिट। कार 2 के लिए भी वैसे दिया हुआ है और कार 3 के लिए भी वैसे दिया हुआ है। Using Kramer's rule, find the number of cars each type which can be produced using 29, 13 and 16 tons of steel of each types respectively. Okay, तो मान लेते हैं कि कार 1 अपन x क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, कार 2 अपन y क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, कार 3 अपन z क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बताओ एक बार हाँ या ना। बोलो। नहीं। नहीं। ओके, अब थोड़ा सोचना। अगर आप x यूनिट कार 1 बनाते हो तो उसके लिए स्टील 1 का रिक्वायरमेंट कितना यूनिट होगा? 2x यूनिट। 2 नहीं, 2x। 1 यूनिट के लिए 2 यूनिट चाहिए, तो x यूनिट के लिए कितना चाहिए? 2x यूनिट चाहिए। सेकेंड कार के y यूनिट्स के लिए स्टील 1 का कितना क्वांटिटी चाहिए? 3y यूनिट। 3y। ठीक है। और कार 3 का z यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो S1 कितना चाहिए? 4z चाहिए। और टोटल S1 अवेलेबल कितना? 29। तो इक्वेशन शुड बी व्हाट? इट शुड बी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 29। क्या ये बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा? बताओ फ्रेंड्स, कंफ्यूजन है कि क्लियर है? बताओ कुछ, बोलो बेटा। क्लियर, कंफ्यूजन? क्लियर। है। बाकी लोग भी थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो मैं आगे बात करूं फिर। हाँ सर। क्लियर है। ओके, ऑलराइट। अब बेटा इसी तरीके से स्टील 2 का जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है दैट इज 13 यूनिट्स, और जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस कि x प्लस y प्लस 2z और टोटल अवेलेबिलिटी 13 यूनिट्स। ओके, और लास्टली 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू, इसका अवेलेबल है 16 यूनिट्स। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? अब बस इनको सॉल्व कर लो क्रेमर्स रूल से और एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो सॉल्व अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आंसर लेकिन बता देता हूँ आप लोगों को। आंसर आएगा इसका x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4। ये आंसर आएगा आप लोग सॉल्व करने में, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसको भी आप लोग घर पे ट्राई करना। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल यहाँ पे फाइनली ओवर। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ बेटा, अगली क्लास हम लोग थोड़ा सा मार्टिन्स रूल बोल के है, जैसे क्रेमर्स रूल है वैसे ही मैट्रिक्स का भी एक मेथड है उसको बोलते हैं मार्टिन्स रूल, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड देन उसके बाद में लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल डिस्कस करेंगे हम लोग। ये तो नेक्स्ट क्लास, ये तो उसके अगली क्लास, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।